हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल जस्ट बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। अलॉट बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन है, काफ़ी सारी स्लाइड्स है, यू कैन सी 14 स्लाइड्स है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट आपके 800 प्लस क्वेश्चन होंगे। हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की, एंड कुछ पेंडिंग अगर रह जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि जीएस तो आपकी ज़रूर आती है। जीएस के अंदर आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन है जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाते हैं, और ऐसे हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन है जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो आज हम कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं? ज्योग्राफी का पार्ट कवर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बार आपने पढ़ भी रखे होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे वो न्यू भी होंगे, और सारे के सारे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से मैंने इनको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिक्सड अप क्वेश्चन है सारे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे लगभग आपके जो ट्राइब्स से रिलेटेड हैं वो आएंगे, फिर आगे कुछ आपके सोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और बीच में आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो किस टाइप का, आपको पता है ना, किस तरह का जो आपका प्रजाति है वो उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ वहाँ पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जो प्रजाति रहती है, कौन सा समूह पाया जाता है? वो है आपका मंगोलाइट। कौन सा है आपका? मंगोलाइट। तय की जगह गैर कर लीजिएगा। ठीक है, मंगोलाइट जो प्रजाति है वो आपके उत्तर पूर्वी भारत के अंदर पाई जाती है। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी आपको एक्सप्लेनेशन देने की वहाँ मैं ज़रूर दूंगी। अदरवाइज़ मैं सोच के चल रही हूँ कि आपने इनसे रिलेटेड अगर जो भी मैं आपको ज्योग्राफी का पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, होप्सो आपने उसका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लिया होगा, यानी कि आपने ज्योग्राफी की जो थ्योरी है वो पढ़ रखी होगी, क्योंकि ये आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मेरा मेन मकसद आपको ये करवाने का है ताकि आप इसको देख के ये आपको एनालिसिस कर सके कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, यानी ऐसी कौन सी जनजाति जो आपके भारत के अंदर है जो आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित, वो आपकी संथाल की जनजाति है। कौन सी है? संथाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य है जिसमें, ऐसे राज्य का नाम बताओ जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, यानी कि वहाँ पर आपकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो नहीं रहती है। और ऐसा यूटी भी मुझे बताओ कि जिसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं रहती है। तो स्टेट है आपका हरियाणा, एंड यूटी कौन सा है आपका? दिल्ली। ठीक है, यानी कि हरियाणा, दिल्ली जो ये वाले इलाके हैं ना, आपका मोस्ट ऑफ पंजाब वाला इलाका, उसके अंदर जो आपका शेड्यूल ट्राइब है यानी कि जो जनजाति है वो नहीं रहती है। ठीक है, अब इससे आगे ऐसी जनजाति का नाम बताओ जो दिवाली, जो हमारा दिवाली त्यौहार है ना, लेकिन उनके लिए वो शोक का त्यौहार होता है। हमारे लिए दिवाली क्या है? हमारे लिए जो हमारे लिए फेस्टिवल ऑफ लाइट है, लेकिन उनके लिए क्या है? फेस्टिवल ऑफ सोरो है, यानी कि शोक का त्यौहार है। जैसे कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? वो है थारू जनजाति। कौन है? थारू जनजाति। ठीक है, अब इससे आगे थारू लोग हमने पढ़ लिया कि थारू जो जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, बट एक्चुअल में थारू जनजाति रहती कहाँ है, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो आपके यूपी के अंदर रहते हैं। थारू जनजाति कहाँ रहती है? आपके यूपी के अंदर रहती हैं। इससे आगे संथाल निवासी, यानी संथाल जो है जनजाति आपकी, मैंने आपको बताया ना, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है आपकी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना कि जो संथाल जनजाति क्या आपकी, यहाँ करवाया मैंने आपको, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। तो ये रहती कहाँ है? जो आपकी संथाल जनजाति कहाँ रहती है? पूर्व भारत की तरफ, यानी कि जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें नॉर्थ ईस्ट में हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा है। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? स्टेट्स आते हैं। तो संथाल निवासी कहाँ है? पूर्वी भारत की तरफ रहते हैं। अब इससे आगे ऋतु प्रवास प्रक्रिया करते हैं। ऐसे कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास, ऋतु यानी कि मौसम के हिसाब से वो लोग जो अपना बसेरा है उसको क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग तो स्थायी रहते हैं, हम लोगों ने यहाँ घर बना लिया तो हम लोग स्थायी यहीं रहेंगे, लेकिन ये क्या है? मौसम के हिसाब से घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? वो है भूतिया जनजाति। कौन सी है? भूतिया जनजाति है। ठीक है, अब इसे आगे बोडो निवासी हैं। बोडो निवासी कहाँ के हैं? ठीक है, जो बोडो हैं वो कहाँ है? आपके नागालैंड के। कहाँ है? नागालैंड के। नागालैंड के अंदर कौन सी जनजातियाँ रहती है आपकी? गारो, खासी, जयंतियाँ। 3 तरह के ट्राइब्स है, और तीनों उन पहाड़ियों के ही नाम पर है, मतलब पहाड़ियों के नाम पर उन जनजाति के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। और जो गारो है वो आपकी जो बोडो है, यानी कि बोडो वहाँ की लैंग्वेज भी है नागालैंड की, आपको पता है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की कौन सी? आपकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। और बोडो निवासी कहाँ के? आपके नागालैंड के, गारो पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, गारो जनजाति है, यानी मोस्ट ऑफ तो आपके कहाँ रहेगी? नागालैंड के अंदर, लेकिन आसपास के इलाके में भी तो मिलेगी ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखे थे, ये क्वेश्चन दे रखे थे, 4 आपको ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से बताना था इनमें से कौन से जगह पर, कौन से स्टेट के अंदर आपकी गारो जनजाति नहीं रहती। तो कहाँ कहाँ रहती है गारो जनजाति? आपकी मेघालय, असम एंड मिजोरम। ठीक है, कहाँ ऑप्शंस के हिसाब से बता रही हूँ, वैसे तो नागालैंड के अंदर भी रहती है, बट ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन शायद
होप्सो के जैसे लगा लो यूपी दे रखा हो इस टाइप से, ठीक है, उनमें से वो फोर्थ ऑप्शन हटाना था और तीनों में रहते हैं मेघालय, असम एंड मिजोरम ने। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी? पता ही है नॉर्थ ईस्ट में पाई जाएगी, वो भी कौन से इलाकों में? ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, मेघालय, असम, मिजोरम में, ठीक है। चेचू, लेपचा, डफला, डाफर जनजाति केरल में पाए जाने वाली जनजातियां हैं, इनमें से कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने, चेचू है, लेपचा है, डफला है, डाफर है, इनमें से कौन से जनजाति है जो केरल के अंदर पाई जाती है? पहले इन जनजातियों के बारे में बता दो। चेचू जो जनजाति है मुख्यतः आपके ओडिशा की रहने वाली है, यानी ओडिशा के निवासी है। लेपचा जो जनजाति है वो सिक्किम के निवासी है। डफला, डाफर ये हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपका केरल के आसपास का इलाका कौन सा? ओडिशा का ये है ना, केरल के आसपास, तो इसलिए इन्हीं ऑप्शंस में थे आपकी जो चेचू जनजाति है वो आपकी केरल में पाई जाएगी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी भी भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति आपकी भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो आपकी भील जनजाति है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा एक जनजाति है जो कहाँ रहती है? जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी? तमिलनाडु की तरफ है। कहाँ है आपकी? तमिलनाडु की तरफ है, ठीक है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, ऐसी जनजाति का नाम बताओ जिनका फेस्टिवल क्या है? सरहुल। सरहुल कौन मनाएगा? आपकी मुंडा जनजाति। जो मुंडा जनजाति है ना आपकी, वो सरहुल त्यौहार मनाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो क्या करते हैं? दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी जनजाति है? वो आपकी थारू जनजाति। कहाँ है आपकी? थारू जनजाति। और ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। सरहुल त्यौहार मनाती है वो आपकी मुंडा जनजाति हो जाएगी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी है? वो है जौनसारी। कौन है? जौनसारी, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में बस्ती के समरूप मुख्यतः कटकों के द्वारा यानी रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि वहाँ पे घाटियाँ जो है अपेक्षा ठंडी होती है, यानी ये बात याद रखनी है मिजोरम के अंदर किस तरीके से जो रैखिक प्रतिरूप है वहाँ के किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पर अपेक्षाकृत और घाटियों को लेकर कंपैरिजन में वहाँ ठंड रहती है, ठीक है। अब आगे भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताए ना, भील जनजाति जो है आपके भारत के अंदर सबसे बड़ी पाए जाने वाले जो आपकी अनुसूचित जनजाति वो भील है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति बताइए मुझे। अभी मैंने आपसे पूछा था सहरिया से रिलेटेड सरहुल फेस्टिवल कौन मनाता है? अभी पूछा था, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो हाल ही में चर्चा में, यानी कि सहरिया जनजाति कहाँ के निवासी हैं? ये आपके मुख्यतः कहाँ के? राजस्थान की। कहाँ है? राजस्थान के। कौन है? सहरिया। भारत में जनजातियों का निर्धारण किस प्रकार से, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि ये जनजाति है, ये जनजाति नहीं, हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? इसको सांस्कृतिक, आंसर क्या रहेगा इसका? सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास, यानी कि ये लोग क्या है? इन लोगों का आवास यानी इनको रहने का तरीका है, इनकी जो भाषा है, इनका जो खान पान है, सब कुछ अलग है। इनका जो संस्कृति में आ जाएगा ये सब कुछ, यानी इनकी संस्कृति हमारे संस्कृति से बिल्कुल विभिन्न है। तो इसलिए हम इनको क्या है जनजातियों का मतलब इस तरीके से देखकर हम इसका जनजातियों का निर्धारण कर देते हैं। तो मैं एक बार आपको बिल्कुल शॉर्ट रिविजन करा दूँ कि एक एक स्लाइड को हम करते चलेंगे। 1 स्लाइड हमारी हो चुकी है, तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का आपकी संथाल है, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली को शौक के रूप में थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। अब इससे आगे ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भूटिया जनजाति करती है। अब इससे आगे है आपकी जो चेचू जनजाति है वो कहाँ की है आपकी? वैसे ओडिशा की है, और लेपचा सिक्किम की। लेपचा जरूर पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन से? भील जनजाति। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ स्लाइड से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सरहुल त्यौहार कौन मनाती है? मुंडा जनजाति मनाती है। टोडा एक जनजाति जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है, ठीक है। अब इससे आगे है आपकी भील जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, याद कर लेना बस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। ये स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। सेकंड स्लाइड पर चलते हैं, ऐसे ही हम हर स्लाइड को करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप बस करते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। पीछे का याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें देखो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं 1 स्लाइड रीड आउट किया आपने। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ में एज इट इज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम GS by विनीता मैम नेम से ही है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर रखा है, वहाँ मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ है। उससे पहले भी जितनी वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ मैंने वहाँ डाल रखी है, इसकी भी डाल दूँगी। ओके, अब हम सेकंड स्लाइड्स पर आते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में आपको बात बतानी है। ये एक चांगपा समुदाय है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो चांगपा समुदाय है, किस लिए इन्हें जाना जाता है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियाँ, जो पश्मीना नाम की बकरियाँ होती है, जो बहुत ही उच्च क्वालिटी का यानी कि हाई क्वालिटी क्या देती है, हमें ऊन देती हैं, ठीक है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्या करते हैं? बकरियों को पालते हैं, उनका ऊन इकट्ठा करते हैं, उससे क्या करते हैं? अपना रोजगार यानी कि अपना जो घर है वो चलाते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति है? वो हमारी चांगपा समुदाय। कौन से? चांगपा समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहासुर को अपना देवता मानती है। ये देवता का नेम है लोहासुर। लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती है? वो है अगरिया। कौन सी है? अगरिया। अगरिया जनजाति ऐसी है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। अब इससे आगे शैम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? ठीक है, शोम्पेन की जगह शैम्पेन भी बोल सकते हो। शैम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं। ऐसे कौन से यूटी के अंदर हैं जो आपके ओंज जनजाति के लोग रहते हैं? वो भी अंडमान निकोबार। अब तक मैंने क्या बताया आपको? जो
जो शैम्पेन जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार में रहते हैं, और जो ओन जनजाति है उसके लोग भी आपके अंडमान निकोबार के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे जारवा जनजाति। अब तक मैंने आपको कितनी जनजाति बताई? 3 बताई। कौन कौन सी है आपकी? शैम्पेन है, ओंज है, जारवा। कौन सी है? शैम्पेन, ओंज, जारवा। शैम्पेन, ओंज, जारवा। बार बार पढ़ोगे तब जाके याद होंगे, अदरवाइज ऐसे माइंड में सेट नहीं होंगे। कौन सी बताई मैंने आपको? शैम्पेन, ओंज, जारवा। ये सारी की सारी आपकी अंडमान निकोबार के अंदर रहती हैं, ठीक है। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय कौन सा है? यानी कि मंगानियार के नाम से कौन से समुदाय को जाना जाता है, ठीक है। ये आपके पश्चिमोत्तर भारत के हैं। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब जो पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन है आपकी? मंगानियार। कौन है मंगानियार? कैसे याद करोगे? जैसे यार वर्ड आपने देखा मोस्ट ऑफ सॉन्ग के अंदर मिलता था, ऐसे याद कर लो यार। तो ठीक है, संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं पश्चिमोत्तर भारत के। झूमिंग जनजाति हो, खासी जनजाति के जो लोग हैं उन्हें झूमिंग करते हैं। झूमिंग जनजाति नहीं, सॉरी, झूमिंग। झूम खेती किसे कहते हैं? झूमिंग बोला है, झूम खेती बोल दो। झूम खेती का मतलब होता है कि जैसे आज हमने एक खेत लिया, वहाँ पर आपने क्या क्या फसल वगैरह उगाई, काफ़ी साल तो आप लोग वहाँ रहे, जैसे ही वो भूमि बंजर हो जाते तो उसको छोड़कर हम अपना सारा कुछ सामान, क्योंकि जहाँ हम जो अपना फसल उगाएंगे उसी के आसपास तो हम लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ की जो भूमि है वो बंजर हो चुकी है, अब वो हमें इतनी उपज फसल की नहीं दे रही, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से उठकर अपना सारा सामान उठाकर कहीं और चले जाएंगे जहाँ उपजाऊ मैदान होंगे। यानी कि झूमिंग खेती, यानी कोई फिक्स्ड एरिया, जैसे हम लोग के तो खेत फिक्स होते हैं कि ये खेत है हमारा, ठीक है, लेकिन के फिक्स नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इनको यानी भूमि सही मिलती है, हम जहाँ कटाव करते हैं, खेती करते हैं, फिर वो बंजर हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। कि झूमिंग यानी चलते रहते। तो एक खासी जनजाति के जो लोग हैं, ये झूमिंग जो कृषि है वो ये लोग करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोले जाने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद, कहने का मतलब है कि हिंदी के बाद ऐसी कौन सी सेकंड लैंग्वेज है जो ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर बोली जाती है? तो कौन सी लैंग्वेज है? वो आपकी बांग्ला भाषा है। कौन सी है? बांग्ला भाषा है जो सेकंड नंबर पे जो है आपकी बोली जाती है। अब इससे आगे है भाषाई आधार पर। मुझे क्वेश्चन याद आया, जैसे मैंने भाषा को पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन मेरे को माइंड में आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहाँ है आपका भाषा? देखो, जैसे मैंने भाषा के बारे में पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन माइंड में। सबसे पहला है हिंदी दिवस, क्योंकि यहाँ पे हिंदी आए ना, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और जो वर्ल्ड हिंदी डे है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस, मैं ऐसे लिख देती हूँ वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर जो हमारी लैंग्वेज है उनके बारे में लिखा गया है? वो आपका आर्टिकल 343 है, जिसके बारे में आपका जो लैंग्वेजेस है उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और नंबर 1 पर यानी पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है। सेकंड नंबर पे आपकी बांग्ला बोली जाती है। और सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि आपका 1953 के अंदर भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है, 1953 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है, यानी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी? खासी है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा? इंडो आर्यन है। कौन सा? इंडो आर्यन। ये अलग अलग तरह के समूह, जैसे आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिक है, इंडो आर्यन है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन है आपका, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्राइड है आपका, और ठीक है, ये सारे के सारे इस तरह के समूह है। ये मैं अलग से आपको जब करवाऊंगी ना उसमें अलग करवा दूंगी। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वो हम देखते जा रहे हैं। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा? इंडो आर्यन है। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किस चीज़ का एग्जाम्पल? आपको पता ना, गंगा नदी की आपकी जो है लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, 2525 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई। क्या करते हैं? गंगा नदी उत्तर भारत की तरफ बहती है, हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर भारत की तरफ बहकर, और यहाँ से बांग्लादेश में जाकर यहाँ से ऊपर से कौन सी आ रही है? यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश से आकर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जो कि आपकी बांग्लादेश के अंदर, जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के दोनों मिल जाएंगे। फिर वहाँ जाकर विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरबन जो डेल्टा है, वो आपका बनाती हैं, ठीक है। तो ये गंगा नदी के बारे में कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ बहती है, यानी कि इसका अपवाह किस तरफ है? तो पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व की तरफ उत्तराखंड से यहाँ से निकलकर सीधा पूर्व की तरफ होकर तो जाते हैं, तो इसका अपवाह किस तरफ है? ये आपका पूर्ववर्ती की तरफ है, यानी कि पूर्व की तरफ है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश एक दूसरा कंट्री हो गया, तो बांग्लादेश गंगा को क्या कहेंगे? पद्मा। जैसे ब्रह्मपुत्र क्या है आपका? तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो के नाम से जो है तिब्बत के अंदर आपका जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ये ऐसे बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कैसे याद करोगे? जैसे ही आपके गंगा नदी के बांग्लादेश के अंदर पद्मा यानी कि जो पैर हैं वो गिरे, उसी तभी से इसका नाम पद्मा हो गया, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा हिंट चाहिए, आप इसको लर्न कर सकते हो।
अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के कितने हैं, यानी कि जो गंगा की जलोढ़, अब जलोढ़ मृदा की बात आई, जलोढ़ मृदा क्या होती है, आपकी एलुवियल सोइल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, जो मोस्ट ऑफ हम लोग अपने खेतों के अंदर मतलब यूज़ किया जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसके अंदर जो है आपको पता नहीं, मैंने करवाए थे ज्योग्राफी के अंदर, वो खादर, बांगर, तराई, भाबर, इनके बारे में आपसे बताया होगा। चलो मैं आगे नहीं बता देती हूँ, कुछ एक पॉइंट्स हैं आपके सामने क्योंकि इस पेन से ना फिंगर से लिखा नहीं जाता, तो प्लीज़ मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। भाबर है आपका, खादर है आपका, बांगर है और एक तराई है, ठीक है। तो जैसे ही नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ों से गिरती हैं, तो उनका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे वो गिरेंगी, ऊंचाई से गिरेंगी तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, अवसाद जो सब कुछ बहा कर लेके आएंगे, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आएंगे तो उनका स्लोप जो है धीमा हो जाएगा। धीमा होएगा तो क्या करेंगे, उन चीज़ों को नीचे की तरफ गिरा देंगे, उनको नीचे की तरफ गिरा देंगे, पत्थर कंकड़ डाल दिया, वो भाबर हो जाएगा। फिर आगे जाके नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि वो ज़मीन के अंदर से बहना स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे तराई। तराई के मैदान कहा जाता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो जमीन के अंदर से बहती हैं। उसमें क्या होगा, तराई, जब कोई चीज़ पानी है जमीन के अंदर से जाएगा तो ऊपर का जो हिस्सा दलदली हो जाएगा ना, तो इसे तराई के मैदान को हम लोग दलदली के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर क्या है, जहाँ पर दलदली एरिया होगा, आपको पता है वहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर मलेरिया फैलने की संभावना भी होती है। अब उससे आगे जैसे जैसे नदी जा रही है, तो जहाँ जहाँ यानी सबसे पहले जहाँ कटाव करके नदी जा रही है, वहाँ अपनी जो साथ ही जितने अवसाद बहा कर लेके वो सारी सारे वहाँ निक्षेप कर देंगे, यानी वहाँ डाल देंगे, उसे हम खादर कहेंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ से नदी जाएगी वो मैदान काफ़ी सारे उपजाऊ हो जाएंगे, तो उसे हम खादर कहेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसी नदी ने क्या किया, अपना मोड़ लिया, यानी कि अपनी जो धारा थी उसने मोड़ लिया, यानी कि अब वो वहाँ से, जैसे अब पहले यहाँ से बह रही थी तो खादर, लेकिन अब यहाँ नहीं बहती, अब वो यहाँ से बह रही है, तो यानी कि जो पीछे वाला एरिया रहेगा फिर वो तो बांगर हो गया, क्योंकि वहाँ तो अब नदी जा नहीं रही, तो इस तरफ से जा रही है, जो नई दिशा में जैसे खादर कहेंगे, ठीक है। तो यानी बांगर और खादर में सिर्फ इतना डिफरेंस समझेगा, बांगर में जो पुरानी मिट्टी होती है, खादर में नई मिट्टी होती है। बांगर में कम उपजाऊ होती है कंपेरेटिवली टू खादर, खादर में अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 6000 मीटर तक की गहराई जो है गंगा के जलोढ़ मृदा में सतह में होती है। अब इससे आगे अलकनंदा व भागीरथी का संगम क्या होता है, ये कुछ एक हैं आपके जो संगम पूछे जाते हैं, ठीक है। अलकनंदा एंड भागीरथी, जो अलकनंदा है और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। फॉर एग्जांपल मैं आपको याद करवा देती हूँ, ये सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक्स है ना, इनको आप सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही समझिएगा, ठीक है। अब जैसे देवप्रयाग जो याद करना है हमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें ये लगता है, मुझे भी लगता था, बहुत टाइम बाद जाके ये याद हुआ है। तो मैंने क्या बताया, अलकनंदा प्लस का भागीरथी प्लस का, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका देवप्रयाग। देखो, जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, ठीक है, यानी कि देव के पास जाते हैं, देवों के पास जाते हैं, और जब भी हम उनसे हेल्प मांगते हैं वो हमारे भागे चले आते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी यदि आराधना पूजा करते हैं तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारे भागे चले आते हैं। तो हो गया ना याद। अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगा, आपका चाहे अलकनंदा मंदाकिनी हो, अलकनंदा भागीरथी कोई भी हो, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि एक ही नदी में आगे फर्दर और नदियाँ आकर मिल रही हैं, फिर वो कोई ना कोई प्रयाग बनाए, तो अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। जैसे ही भागीरथी यानी भाग कर आए, कौन भाग कर आए, हमारे लिए देव भाग कर आए, ठीक है। तो हो जाएगा आपको याद, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में होता है। अब इससे आगे है बताए ना, अलकनंदा मंदाकिनी जो नदी है वो अपना पानी यानी कहाँ जाकर अपने नदी में जुड़ेगी, वो आपके अलकनंदा में जुड़ेगी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, फिर केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ठीक है। बहुत से लोग जाना भी चाहते हैं केदारनाथ, ठीक है। तो यानी कि केदारनाथ के आपने वो मंदिर देखा ही होगा कहीं ना कहीं वीडियोज़ के अंदर। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। कैसे याद हो रही है, मंद मंद वो बहती है, कौन सी वो नदी जो है भगवान के केदारनाथ को पता है ना, शिव जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, तो केदारनाथ के अंदर क्या आपकी मंद मंद जो वो नदी है वो बहती है, यानी कि मंदाकिनी, ठीक है। अब इससे आगे है वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, वो नदी बतानी है। तो अलकनंदा के ऊपर क्या है आपका, बद्रीनाथ का जो मंदिर है ना वो अलकनंदा के ऊपर आपका स्थित है। अब इससे आगे भारत की सबसे बड़ी जो अफवाह नदी है वो कौन से, भारत की पूछी जाए तो गंगा। वैसे देखी जाए तो सिंधु है, लेकिन सिंधु भारत के अंदर इतना पानी नहीं गिराता जितना पाकिस्तान के अंदर जाके गिराते हैं, तो इस वजह से आपका कौन सा हो जाए, गंगा जो नदी है सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो आपका गंगा का, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। यमुना क्या है, हमारे हरियाणा के पूर्वी तरफ, हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पर जो है वो यमुना नदी बहती है, ठीक है। गंगा में आगे जाकर वो मिल जाती हैं। गंगा की कुछ एक सहायक नदियाँ हैं, देख लीजिएगा आप, आगे आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, भागीरथी जो नदी है वो गौमुख से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, गौमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है, ठीक है। बहुत सारे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर और पूर्व यानी कि दायां और बाएं तट पर, जैसे ऐसे गंगा नदी है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका दायां और बाएं तट पर क्या है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, जिसका उद्गम स्थल मैदान से युक्त है, वो आपकी गोमती नदी। कौन सी आपकी, गोमती नदी, ठीक है। ऐसे कहेंगे ना किसी को भी, गो तुम यहाँ से जाओ, तो बच्चा कहाँ जाएगा, मैदान में जाएगी। हम लोग तो समतल मैदान पर है, तो गो तुम जाओ, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मैदान से है, ठीक है। तो ये स्लाइड 2 नंबर
स्लाइड नंबर 2 हम निकल लिया। अब इसमें से फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, लोहासुर को अपना देवता कौन मानते हैं? अगरिया मानते हैं। शैम्पेन है, ओंज है, आपकी जारवा, ये सारी अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। झूमिंग खेती यानी ये खासी जनजाति के लोग करते हैं। इससे आगे ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी? खासी है, ठीक है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? आपका गंगा है, जो पूर्ववर्ती अपवाह तरफ है। बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है, और वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब इससे आगे है, इसके अंदर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन थे जो आपके स्लाइड्स के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं अब स्लाइड नंबर 3 पर। ऐसे एक स्लाइड को हम कंप्लीट करते जाएंगे, डिफिकल्ट भी हमें नहीं लगेगा, ठीक है। वीडियो अभी आपकी 90 मिनट्स की हो चुकी है, और सब मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी में अब इसलिए स्टार्ट कर दें कि शॉर्ट वीडियो में अगर मैं 20-30 मिनट्स की बनाती हूँ, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके अंदर मैं इतने क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी होते हैं, तो कुछ ही क्वेश्चन कवर हो पाते हैं। बट आज मैं चाहती हूँ आपको बहुत सारा, आज पता ना आपको 18 स्लाइड्स में चाहती हूँ जितना एज पॉसिबल एज हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूँ। अब इससे आगे है बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा, इनमें से कौन सी जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सबको ही पता है जो रामगंगा जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है? नाम में क्या ऐसे गंगा है, तो किसकी सहायक नदी? गंगा की, तो यमुना की तो हो गई नहीं, ठीक है। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी? गंगा की। तो बेतवा, चंबल, केन, मैंने कैसे आता? सिंध, बेतवा, चंबल, केन, ठीक है। ऐसे सिंध, बेतवा, चंबल, केन या किस यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी? यमुना है, ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपुर चोटी से निकलती है, ठीक है। याद रखना, हमारे हरियाणा के अंदर जो यमुना नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है ना, वहाँ से, ठीक है। और जो यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर चोटी से है। गंगा की वह सहायक नदी बताओ जो उत्तर की तरफ से आते हैं, वो सोन नदी है। ये पता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे आपको कभी याद नहीं होंगी ये नदियाँ, उसके लिए आपको मैप निकालना पड़ेगा। मैप निकालो गूगल पर जाकर कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा की जो सहायक नदी, उसका मैप आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप याद करना दाएं बाएं की तट से कौन सा। अदरवाइज जो मैं ज्योग्राफी का चैप्टर लेके आऊँगी उसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। अभी सिर्फ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आएगा तो वो मैप से आएगा। मैप मैं नहीं लगा पाई इसमें, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैप लगाने की ताकि मैं आपको यही समझा देती। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की तरफ से आते सोन है, ये बाएं दाएं इनको छोड़ दो, ये आप लोग मैप से कवर करना, ठीक है। अब इससे आगे देखो, यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करते हैं? कौन है? कैमूर जो श्रेणियां हैं, कैमूर जो श्रेणी है वो आपकी यमुना और सोन नदी के बीच में आपकी कैमूर श्रेणियां जो क्या करती हैं? यमुना और सोन का जो पानी है उसको अलग करने का काम करती हैं। अब तिब्बत के मानसरोवर के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। जब तिब्बत का मानसरोवर, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो आपकी सिंधु नदियाँ निकलती है, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। एक आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है और एक आपकी सतलुज निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपकी सतलुज निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलते? शिपकिला दर्रे से आपकी सतलुज नदी निकलती है, ठीक है। और इंडस रिवर कहाँ है? आपकी लद्दाख के अंदर, वहाँ लद्दाख जास्कर की श्रेणियों में बहकर पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं, फिर आगे जाकर अरेबियन सी के अंदर जो है अपना पानी गिराती है। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? आपके तिब्बत के अंदर सांगपुर नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से प्रवेश करती हुई आती है और क्या करती है? आपकी बांग्लादेश के अंदर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और ये कहाँ पानी गिराती है? बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर ये लोग अपना पानी गिराते हैं। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। अब इससे आगे अरुणाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियाँ, यानी कि सीधा पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रोहित है, सुबनसिरी है, दिहांग है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मानस नदी सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी? आपके ब्रह्मपुत्र के अंदर है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क भी है वहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मानस, तो ठीक है। ब्रह्मपुत्र की मानस असम के अंदर है, आई थिंक मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि वो असम के अंदर है या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मानस जो नदी है वो एक सहायक नदी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? आपका तिब्बत बांग्लादेश भारत के अंदर जो है अपना मतलब उसका बहाव है। इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन? दिबांग है, कामेंग है, लोहित है, ठीक है। और वह नदी जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, यानी पता ही ना, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु जो कि आपका ओरिजिन कहाँ से होती है? तिब्बत से ओरिजिन होती है। साथ ही सतलुज नदी भी, ठीक है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ हैं जो आपका अपवाद हैं, जो पश्चिम की तरफ रहते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी रिवर है, लाइक आपका महानदी है, आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, आपका कृष्णा है, कावेरी है, जितनी भी नदियाँ वो सारी सारी पूर्व की तरफ अपना पानी गिराते हैं बंगाल के खाड़ी में। लेकिन दो नदियाँ नर्मदा एंड ताप्ती, उनका झुकाव कहाँ है? आपके पश्चिम उत्तर की तरफ है। और वो लोग कहाँ अपना पानी गिराते हैं? अरेबियन सी के अंदर गिराते हैं। और ये इनको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। नर्मदा और जो ताप्ती नदी ना वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। और जितनी भी रेस्ट ऑफ दम जितनी भी नदियाँ बच गई, जैसे आपका कृष्णा, कावेरी, डेल्टा जितनी भी वो सारी सारी डेल्टा बनाती है। जो पूर्व की तरफ गिरेंगी वो डेल्टा बनाएगी, पश्चिमी की तरफ गिरेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश
5 नदियाँ प्रायद्वीप पे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नदियाँ पूर्व की तरफ बहते हैं। क्यों बहते हैं? क्योंकि ये एक रेखीय यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, क्योंकि लोग रिफ्ट वैली के अंदर बहती हैं इस वजह से। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी जो है चीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, वह कौन से? विंध्य और सतपुड़ा। ये आपको याद रखना, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, यानी कि इन श्रेणियों के बीच में आपकी जो नदी बहती है वो कि नर्मदा नदी। किसके बीच में है? आपकी जो आपकी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? आपकी नर्मदा घाटी नदी बहती है, ठीक है। आपको पता है नर्मदा नदी के ऊपर एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा जो स्टैचू है 182 मीटर ऊंचा है, राम सुतार जी के द्वारा बनाया गया था, नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात के अंदर है आपका, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। अब इससे आगे है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टों का निर्माण नहीं करते, कौन कौन से? नर्मदा, ताप्ती एंड पेरियार, ठीक है। पेरियार भी है, 3 है आपकी, नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ताप्ती है। कौन सी है? ताप्ती है, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी नदियों में से वह नदी जो डेल्टा निर्माण नहीं करती। अभी बताया जो ताप्ती नदी है वो क्या करती है आपका, वो नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। इसका ऑप्शन ये रहेगा सिर्फ ताप्ती। अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से आपकी जो नर्मदा नदी है वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी किसका एक एग्जाम्पल है? भ्रंश घाटी का एक एग्जाम्पल, रिफ्ट घाटी का एक एग्जाम्पल है, एस्चुरी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और पश्चिम की तरफ ये बहती है। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। कैसे याद करेंगे? देखो, नर्मदा कैसे करेंगे? जो बिल्कुल नरम दिल का इंसान होता है ना, बिल्कुल नरम दिल का। तवा देखा आपने जिस पर रोटी, तवा कितना कठोर होता है, वो तवा कितना कठोर होता है, और लेकिन नर्मदा बिल्कुल नरम, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तवा। हमने स्लाइड नंबर 3 हमने कर लिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्य सतपुड़ा के जो 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, ठीक है, और अरेबियन सी के अंदर जाकर अपना पानी गिराती है। पश्चिम उत्तर भारत की तरफ इसका प्रवाह है, पूर्व की तरफ नहीं है। जो भी पश्चिम की तरफ नदियाँ जाएंगी वो रिफ्ट वैली कह लो उसको, चाहे आपका रिफ्ट वैली का हो चाहे उसको एस्चुरी बोलो, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये इसके बारे में था। और जितनी भी रेस्ट ऑफ दम नर्मदा, ताप्ती, पेरियार को छोड़कर सारी नदियाँ जो हैं आपकी पूर्व की तरफ जो है उनका झुकाव है, वो जितनी भी नदियाँ पूर्व की तरफ जाएंगी वो क्या बनाएंगे? आपका डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो इसके अंदर से यही था। और आपको याद कर लेना है रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, सिंध, बेतवा, चंबल, केन, ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी यमुना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना, ठीक है। तो यानी कि स्लाइड नंबर 3 हम डन कवर कर चुके हैं, ठीक है। स्लाइड नंबर 4 पर आते हैं। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी? अभी बताया इनमें से, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कौन सी नहीं गिरने वाली, नहीं और लिखना। तो गोदावरी जो है ये आपके अरब सागर के अंदर गिरती है। कृष्णा महानदी उड़ीसा के अंदर है। महानदी पर क्या है आपका? हीराकुंड डैम भी है आपका महानदी के ऊपर, है ना, ठीक है। और कृष्णा के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर आपका अलमाटी भी बांध है, जो अलमाटी बांध है वो आपका कृष्णा पर है। हीराकुंड के महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। ताप्ती नदी जो है अरेबियन सी के अंदर नहीं, वो आपकी कहाँ? बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं, अरेबियन सी के अंदर। मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है ना। इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो अरब सागर के अंदर गिरना, तो अरब सागर के अंदर ताप्ती ही है। अगर यहाँ आता है इनमें से कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जल नहीं गिराती तो भी ताप्ती आता है, ठीक है। मैंने वो पढ़ लिया था। अब इस आगे वह नदी जो 3 बार दो धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर फिर से मिल जाती है, जो इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्र, श्रीरंगम यानी इस तरीके से है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो 2 भागों में 2 धाराओं के अंदर विभाजित हो? वो आपकी कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी है। फिर आगे जाकर वो फिर से एक हो जाती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी, जिसने नर्मदा आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है। ऐसे जो आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन से निकलते हैं? कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहेगी? कैसे कावेरी, और कैसे कर्नाटक, कैसे केरल, बचिया कौन? तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा आपको? कावेरी कहाँ से निकलेगी आपका? केरल, कर्नाटक और एक बच गया तमिलनाडु, यानी कि इन तीनों से क्या होती है? गुजरती है आपकी कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा जो है, दक्षिण की गंगा कावेरी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। जो दक्षिण की जो गंगा कहते हैं वो गोदावरी को कहते हैं। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, कावेरी नहीं है, गोदावरी है, ठीक है। अब इस साइड कृष्णा नदी जल विवाद किस के बीच में है? वो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में। किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद है, ठीक है। तो कृष्णा नदी क्या है? जो प्रायद्वीप भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या करती हैं? पेरिडियल रिवर नहीं है, क्योंकि जो नॉर्थ साइड की जो रिवर है वो पूरे साल बहती हैं वो, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो पूरे साल नहीं बहती हैं। कुछ ऐसा टाइम आ जिसमें वो सूख जाती हैं, तो इसलिए क्या होता है कुछ जो राज्य हैं उनके बीच में नदी जल विवाद हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कुछ राज्य होते हैं जो पता ही ये सूखने वाले तो है, वो बांध बनाकर उसका पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर आगे तो जिनको ज़रूरत है उनके पास पानी नहीं पहुँच पाता, जिस वजह से नदी जल विवाद रहता है आपका
नदी जल जो विवाद है 1960 का, ये मतलब इसके ऊपर एक्ट बनाया गया था 1960 के अंदर। तो याद रखना है कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया, किसी को गोदावरी एंड कृष्णा को जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी में से कौन सी जो नदी एस्चुरी बनाते हैं, अभी बताया था एस्चुरी जो पश्चिमी की तरफ अपना पानी गिराएगी, पश्चिमी उत्तर की तरफ वो है पश्चिम घाट की तरफ, वो है ताप्ती नदी। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी, महानदी, गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम पर लगाएं। तो प्लीज़ आप इसकी लंबाई ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर लंबाई याद है तभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, बड़े से छोटा। तो बड़ा पता है आपको गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, ताप्ती। ठीक है, इसको वैसे भी अगर आपको याद है ना कि मैं सबसे छोटी ताप्ती, तो सबसे पहले आप, क्योंकि 4 ऑप्शन तो आपको मिले, सबसे छोटी तो आप ताप्ती लगा दोगे। बड़ी आपको प्रायद्वीप में बताइए गोदावरी, अभी मैंने आपको बताया। 2 बीच में है, इनको आप याद कर लीजिएगा, नर्मदा एंड महानदी। इससे आगे है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाएं। यानी कि हमें क्या करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करना है, इसे हमें लगाना है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे ही हम इसे लगाएंगे तो ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे। लाइक आपका स्वर्ण रेखा है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप, क्रम लगाना है। ठीक है, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वेंगई। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नदी का जो चैप्टर है ना ज्योग्राफी के अंदर, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर साथ में आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जरूर पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इनकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ना, इनकी लंबाई पढ़ना, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर चाहे आपसे उत्तर से दक्षिण पूछे, दक्षिण से उत्तर पूछे, सारा का सारा आप क्रम लगा दोगे। ठीक है, अब इससे आगे है दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है। किस तरह की हैं जो आपकी नदियाँ दक्षिण भारत के अंदर, वृक्षनुमा क्या होता है, जैसे एक कोई वृक्ष है, ठीक है, उसकी फिर शाखाएं होती हैं ना, तो ऐसे वृक्षनुमा टाइप की जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है आपका जो दक्षिण भारत की जितने भी नदियाँ हैं। अब इससे आगे सोन, नर्मदा, महानदी, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, आपके अमरकंटक की जो पहाड़ियों से। कौन कौन सी, सोन है, नर्मदा है, महानदी है। ठीक है, महानदी नदी कहाँ है, आपके ओडिशा के अंदर, बताया ना। इसी के ऊपर क्या है, आपके हीराकुंड जो डैम है वो यही है महानदी के ऊपर। नर्मदा मैंने बताया विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच में जो बहती है वो आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है, महानदी। 2-3 नदियाँ हैं, याद रखना जो एस्चुरी बनाते हैं कौन कौन सी है, ताप्ती है, नर्मदा है और पेरियार है। 3 एस्चुरी बनाते हैं और सारी सारी डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन दे रखे होंगे 4 एग्जाम के अंदर, उसमें से जो महानदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती क्योंकि डेल्टा बनाते हैं, क्योंकि उड़ीसा के अंदर ये बहती है और फिर जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, अभी मैंने आपको बता दिया है। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है, यानी कि जिनमें कुछ ज़्यादा पानी नहीं है, तो सबसे छोटी नदियाँ होंगी, उन्हीं में तो पानी नहीं रहेगा ना। तो छोटी नदियाँ आपकी साबरमती है, ताप्ती नदियाँ हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ चली जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से, मैंने आपको बताया 2-3 नदियाँ निकलती है, लेकिन उनसे 2 देखना आप। एक तो नर्मदा है और एक महानदी है। तो नर्मदा किस तरफ चली जाएगी, पश्चिम की तरफ, और महानदी कहाँ चली जाएगी, पूर्व की तरफ। ठीक है, अब इसे आगे मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, माही क्या है आपकी सबसे छोटी नदी है आपकी, माही में। ताप्ती भी छोटी है, ताप्ती सबसे छोटी है, लेकिन माही भी एक छोटी नदी है। ठीक है, अब इससे आगे नर्मदा, महानदी, गोदावरी व कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण करने वाली नदी कौन, सबसे ज़्यादा जिसके पास जल है वो है आपकी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, गोदावरी है। ठीक है, अब इसको देखो आप, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। स्लाइड नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, एक तो याद रखना कौन से अरब सागर के अंदर नदी गिरती हैं, वो याद रखना है आपको। ठीक है, जो एस्चुरी बनाती हैं वो नदियाँ। कावेरी नदी जो जल विवाद है वो कर्नाटक के तमिलनाडु के बीच में। दक्षिण की गंगा का एक बार आप चेकआउट कीजिए, कावेरी है, गोदावरी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी आपकी, गोदावरी है। और वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, गोदावरी और कृष्णा को। ठीक है, और ये जो है दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कैसा है, वृक्षनुमा है। और ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है वो महानदी है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको स्लाइड नंबर 4 से करवा दिया। हम स्लाइड नंबर 5 पे चलते हैं। हाफ एन आवर की आपकी वीडियो हो चुकी है, क्योंकि मैं सारी की सारी वीडियोज़ आपकी रिकॉर्डेड डालती हूँ, जैसे आप रिकॉर्ड कर रही हूँ, और 1 घंटे के भीतर अंदर मैं क्या करूँगी, आपकी वीडियो डाल दूँगी। मैं लाइव वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि लाइव वीडियो में आपको पता ही है, जैसे कि मैसेजेस आते हैं, उसमें क्या है, जो चैट चलती है उसमें उनके रिप्लाई देखने होते हैं, उनके रिप्लाइज भी बहुत बार करने होते हैं। उससे क्या होता है, टाइम जो है थोड़ा कंज्यूम हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट पे आपका वेस्ट ना करो, एज इट इज़ जो है, यानी कि इतनी देर में अगर मैं आपसे बोलूँगी, आपसे बातचीत करूँगी, इतनी देर में तो पता नहीं आपको कितने क्वेश्चंस करवा दूँगी। ठीक है, इसलिए मैं जो है रिकॉर्डेड वीडियोज़ को थोड़ा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर हम लाइव वीडियो बनाएंगे तो। ठीक है, अब स्लाइड नंबर 5 है आपके सामने कि वंशधारा जो है इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेन्नार नदियों में गोदावरी की सहायक नदी कौन सी। तो गोदावरी की सहायक नदी 2 हैं,
इन ऑप्शंस में से दो हैं, इंद्रावती है, प्राणहिता। कौन है? इंद्रावती है, प्राणहिता। इससे आगे हिमालय की सबसे श्रेणियों को काटने वाली नदी, जो हिमालय की श्रेणियों को काटते हैं, वो सतलज नदी है, शिपकिला दर्रे से आपकी निकलती है। दूध गंगा नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में आपकी दूध गंगा नदी ऐसे बहती है आपकी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, पता अगर आप वो मैप देखोगे तो पता चल जाएगा। गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, यानी कि 3 नदियों को छोड़कर, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार को छोड़कर सारे के सारे आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। कौन कौन सी आपकी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सोनरेखा, ब्राह्मणी, ठीक है। सारी नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कोयना है, यरला, ढीना, वरना, घाटप्रभा। तो इसमें से 2 ही याद करने हैं, कोयना एंड घाटप्रभा। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कोयना एंड घाटप्रभा। और कृष्णा नदी पर ही आपका क्या, अलमाटी जो डैम है वो आपका कृष्णा नदी के ऊपर है, ठीक है। हंगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? हंगरी है, ठीक है। एंड सोन नदी का वास्तविक स्रोत यानी वास्तविक यानी वो कहाँ से बहती है? शहडोल जिले में अमरकंटक से जो है आपकी सोन नदी बहती है। और दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी? एडन। एडन क्या है? एडन जो नहर है वो आपकी दामोदर नदी से निकलती है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी है। हुगली कहाँ पर? कोलकाता के अंदर हुगली नदी है। इसी में क्या है आपकी जो अंडर वाटर जो मेट्रो है वो हुगली के अंदर बनाई गई है। तो हुगली, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली है, कोलकाता के अंदर है। और दामोदर से कौन सी नहर निकाली गई? एडन। एडन जो नहर है वो दामोदर नदी से निकाली गई है, ठीक है। दामोदर नदी निकलती है आपके छोटा नागपुर के पठार से, जो आपकी दामोदर नदी निकलती है। और पूर्व की तरफ बहने वाली भारत की नदियों में से कौन सी है जो विभ्रंश घाटी, मतलब जिनमें से कौन सी एक कारण विभ्रंश घाटी वो आपकी दामोदर नदी है, ठीक है, जो पूर्व की तरफ बहती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दोनों ऑप्शन में दे रखा होगा, आई थिंक गंगा यमुना दे रखा होगा। दोनों के दोनों क्या है? प्रदूषित नदी है। भारत में भूमि पर मृत नदी है, यानी कि बहुत ही छोटी है वो मात्रा में, लूनी नदी, जो कहीं भी अपना पानी नहीं रहती, ना तो अरब सागर में ना बंगाल खाड़ी में, वो इंडिया में रह जाते हैं। लूनी नदी है आपकी, महाराष्ट्र के अंदर है आपकी लूनी नदी है, ठीक है। अब इससे आगे है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी आई थिंक राजस्थान के अंदर है, ठीक है, ठीक है। लूनी नदी के संदर्भ में बताना है, ये गुजरात, राजस्थान इस तरफ वाले एरिया में, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। ये है कच्छ की रन में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है कौन सी? लूनी नदी, ठीक है। ये कहीं पे अपना पानी नहीं रहती, ये कच्छ के अंदर ही जाके इनविजिबल हो जाती है। माही है, घग्गर है, नर्मदा, कृष्णा, इनमें से कौन सी जो अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है, जो सिर्फ स्थल पर बहती है? घग्गर नदी। ये भी अपना पानी नहीं रहती, घग्गर स्थल पर बहती है, ठीक है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, जो अपना बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करते हैं, इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक क्यों? क्योंकि जैसे ही नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है तो जहाँ भी तीव्र गति से जाएगी वो क्या करेगी? अपना मार्ग परिवर्तन करेगी। तो कोसी नदी किस वजह से वो क्या है? फिर बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। बाढ़ में आपको पता है कितना विनाश हो जाता है। तो जो बिहार का शोक है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि मार्ग परिवर्तन करती है, ठीक है। खारी नदियाँ कौन सी हैं? खारी नदियाँ सारी बंगाल खाड़ी के अंदर है आपकी। वह नदी इसका स्रोत हिमनद से नहीं है। हिमनद यानी कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं कौन कौन सी हैं आपकी? हिमालय के अंदर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है आपकी, सिंधु है आपकी, हिमालय से तो निकलती हैं। तो कोसी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलते, इसलिए हिमनद में नहीं है। त्रिवेणी नहर से पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर के अंदर पानी आता है, ठीक है। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन किया और आपदा स्थिति उत्पन्न की, कोसी नदी। मैंने आपको बता दिया कब बाढ़ आई थी, 2008 के अंदर आई थी, ओके। स्लाइड नंबर 5 आपकी डन है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंद्रावती, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं आपकी, ठीक है। इंद्रावती, प्राणहिता, गोदावरी की हैं। हिमालय से निकलने वाली जो सभी श्रेणियों काटते हैं वो सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से आपकी निकलती है। और कहाँ से? सतलुज नदी आपके तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है आपकी, ठीक है। अब इससे आगे दूध गंगा जो नदी है ये रहने दो आप, इससे आगे करो आप। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है आपका शहडोल जिले में अमरकंटक से। दामोदर नदी से कौन सी नहर निकलती है? एडन नहर निकलती है। हुगली नदी मतलब इसकी सहायक नदी कौन है? हुगली है, ठीक है। और सर्वाधिक जो प्रदूषित नहर है वो अपनी गंगा एंड यमुना है। और इससे आगे लूनी का आपके महाराष्ट्र के अंदर, कच्छ के अंदर जाकर खत्म हो जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपके स्लाइड नंबर 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं देखती हूँ वीडियोस कितने मिनट की हो, 40 मिनट्स की हो चुकी है। आई थिंक इनफ है आपके लिए। इसके अंदर मैंने आपको कितनी 5 स्लाइड्स करवाएं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ मैंने आपके 200+ सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवाएंगे। अभी ये 18 पेजेस की स्लाइड है, कोई ना आगे इसको डिस्कस करेंगे। मैंने 14 की एक्चुअली कोशिश तो मैं सोच रही थी आपको 1.5 आवर तक की वीडियो डालूँ मैं, जिससे आपको कंप्लीट देखो, बट अभी सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि 40 मिनट्स की इनफ है। आगे मैं इसको 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर मैं इसको कंप्लीट 2-3 पार्ट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो ये थे आपकी ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने करवाए मैंने आपको? 200+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। होप्स आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखा होगा। तो कुछ एक बात मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसे चैनल पर यानी कि GS बाय विनीता मैम चैनल पर क्या है आपका, मैंने कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। लिखा नहीं जा रहा, प्लीज़ आप सुनिएगा बस।
GS वाइफ नीता मैम चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने MS वर्ड से स्टार्टिंग की थी। 3 वीडियोस में डाल चुकी हूँ। फोर्थ वीडियो यानी कि वीडियो बनाने के बाद मैं उसको बनाऊंगी, फिर मैं वो अपलोड कर दूँगी फोर्थ वीडियो आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंप्लीट कंप्यूटर सिखाऊंगी, बहुत कुछ मैं सिखाने वाली हूँ आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट का वेट करती हूँ, बट कमेंट कोई भी नहीं आता। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा वीडियो आपको अच्छी लगेगा, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाहे नेगेटिव कमेंट ही हो, बट नेगेटिव कमेंट से ये तो पता चलेगा कि एक्चुअल में इनमें सुधार की क्या ज़रूरत है। कहोगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा, तब कहोगे तभी तो मैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करती रहूँगा। प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट पर, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपके विचार है प्लीज़ आप उनको लिखिएगा, मुझे बताइएगा। इसी तरीके से आप मुझे फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक उसका मेंशन कर दूँगी। अदरवाइज़ आप विनीता नेम से सर्च करोगे, जो प्रोफाइल पिक मेरी यूट्यूब पर है वही एज इट इज़ प्रोफाइल पिक आपको वहाँ मिल जाएगी, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। इसका जो PDF है, ये अभी मैंने इसके 5 स्लाइड्स करवाई हैं, कंप्लीट होने के बाद इसका PDF जो है मैं आपका टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और एक बात और, बहुत से जो बच्चे हैं मेरे लिए डाउट से रिलेटेड ही आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज करते हैं, बट एक बात याद रखना, मैं हाय या हेलो का रिप्लाई नहीं करती। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप ऐसे वेट करोगे ना हाय हेलो करने के बाद कि उसका रिप्लाई करूँगी तब आप डाउट पूछोगे, तो ऐसा नहीं है। मैं हाय हेलो का रिप्लाई नहीं करता। आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे, सीन में करूँगी, फिर आपका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। जो भी बात है आप डायरेक्ट लिखोगे, हाय हेलो का मैसेज नहीं करोगे, ठीक है। तो जो भी आपका चाहे कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड है, कोई आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है, जो भी आपको पूछना है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उन सब का रिप्लाई मैं आपको करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।